थोड़े से सूत्र है बट उसमें बहुत गहराई है, तो उसे थोड़ा समय दे करके मैं करना चाह रहा था। तो एटलीस्ट आई एम थिंकिंग कि ये एक बार चैप्टर पूरा हो जाने के बाद अंत में उन सूत्रों को ले लेंगे। आज हम प्रारंभ करते हैं 523 सूत्र से। अध्याय वही चौथा चल रहा है, बहुत दिनों से हम फोर्थ लेसन में हैं और संभवतः सबसे बड़ा लेसन है ये इस पुस्तक का। तो अभी हम 523 सूत्र में हैं। ये जो पद है श्रेयस पापीयस्य पद, इसका अर्थ श्रेय मतलब अच्छा, पापी मतलब बुरा। मतलब एक व्यक्ति उत्तम प्रकार का है, एक निम्न प्रकार का है, उस आधार पर ये दो शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं। और यहाँ भी पुरुषों के चार प्रकार है, चार विकल्प बनते हैं दो बातों के आधार पर। तो पहले सूत्र में है कुछ पुरुष बोध की दृष्टि से भी श्रेयान प्रशस्य होते हैं और आचरण की दृष्टि से भी श्रेयान होते हैं। अब यहाँ पर दो बातें क्या हैं, बोध और आचरण। ज्ञान और चारित्र, ये दो शब्द मतलब पहले जानना और फिर उसको आचरण में लाना, इम्प्लीमेंट करना। तो वही बात है यहाँ भी। तो बोध की दृष्टि से श्रेयान है और आचरण की दृष्टि से भी श्रेयान है। अब दूसरा विकल्प बनेगा जिसमें बोध की दृष्टि से पापियान हो जाएगा और आचरण में भी वही बात है, श्रेयान या पापियान। तो ऐसे चार विकल्प यहाँ बन जाते हैं। तो पुरुषों की चार कैटेगरी है। उसके बाद में है बोध की दृष्टि से भी श्रेयान और आचरण की दृष्टि से भी श्रेयान के सदृश्य। यहाँ पर अंतर सदृश्यता का है कि उसके जैसे, मतलब आचरण की दृष्टि से श्रेयान होना और श्रेयान के जैसा होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। उसी बात को यहाँ हाईलाइट करने के लिए एक सूत्र में सदृश्य शब्द ऐड करके उस रूप में उसको दिया है। बट विकल्प वैसे के वैसे चार हैं। तो यहाँ आचरण वाली बात में सदृश्यता की बात आती है और बोध की दृष्टि से तो वैसा ही है जैसे पहले वाले सूत्र में था। उसके आगे है कुछ पुरुष श्रेयान होते हैं और अपने आप को मानते भी हैं। मतलब होना और मानना ये दो अलग अलग बातें हैं। कुछ व्यक्ति नहीं होते हुए भी अपने आप को मान लेते हैं। ऐसा हम भी देखते हैं कि कई व्यक्ति अपने आप को बहुत मतलब बड़ा मानते हैं कि हाँ मुझ में ये है वो, जबकि कुछ होता नहीं है। जैसे कोई किसी भी बारे में बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए उपासक के बारे में बात करें, कोई उपासक है और वो अपने आप को मानता है मैं बहुत अच्छा उपासक हूँ, जबकि उनमें उतनी मतलब उपासकत्व वाली बातें नहीं होती है। या जैसे वक्तव्य के संबंध में हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो भी नया नया बोलना सीखा हो या बहुत अच्छा न बोलता हो, लेकिन अपने आप को बहुत अच्छा मानता है। तो मानना और होना ये दो अलग अलग बातें। इस आधार पर भी चार विकल्प बन जाते हैं। उसके बाद है श्रेयान होना और श्रेयान के सदृश्य मानना, मतलब उसके जैसा। मानते हम उसके जैसे ही है या नहीं मानते हैं, तो मानना और होना वही बात है। यहाँ सदृश्य शब्द एक्स्ट्रा आ गया। उसके आगे है आख्यापन पद। आख्यापन मतलब यहाँ पर दो बातें आ रही है, आख्यायक और प्रविभावक। आख्यान मतलब व्याख्यान जैसे होता है वैसे ही आख्यान है। आख्यान में विशेष रूप से स्टोरी टेलिंग का पार्ट रहता है और व्याख्यान में उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो आज के समय में हम जो उससे प्रवचन कहते हैं वो व्याख्यान होता है, विशेष आख्यान। और ऐसे आख्यान मतलब जो कथा पढ़ने वाला होता है, स्क्रिप्ट रीडर बोल सकते हैं। तो आख्यायक, कुछ पुरुष आख्यायक होते हैं और कुछ प्रविभावक होते हैं। प्रविभावक का मतलब यहाँ दिया गया है चिंतक। तो कथावाचक है आख्यायक का अर्थ और प्रविभावक का अर्थ है चिंतक। तो इनमें भी चार विकल्प बन जाएंगे कि दोनों है, कोई एक है या दोनों भी नहीं है। उसके बाद आगे आता है आख्यायक होना और उच्च जीविका संपन्न होना, ये दो बातें हैं। तो एक तो ये कि भाई कथावाचक तो है लेकिन उसकी जीविका कैसे चल रही है। तो ये जो उंच शब्द है, उंच, उंच का मतलब एक्चुअली होता है जैसे कहीं धान आदि के दाने मान लीजिए कहीं से मतलब कलेक्ट कर लिए, जैसे खेत से ही ले लेते हैं, खेत से धान जो भी उगा उसको इकट्ठा कर लिया, लेकिन फिर भी कुछ दाने बच जाते हैं लास्ट में जो छूट जाते हैं, वैसे दानों को चुनना वो होता है उंच। तो वैसे ये उंच जीविका संपन्न शब्द
इस रूप में आता है कि बचा कुचा खाने वाला। जैसे साधु के लिए भी ये आ सकता है कि साधु भी अपनी जीविका इस माध्यम से ही चलाते हैं। किसी के घर में गए गोचरी के लिए, वहां से कुछ बच गया तो ले लिया। या फिर जैसे ब्राह्मण आदि होते हैं, पुराने समय में ब्राह्मण आदि भी और कोई कार्य नहीं करते थे। वो संस्कृत के तो पंडित होते थे, विद्वान होते थे, पढ़े लिखे होते, कहीं कुछ कथा आदि कर लेते, बट भोजन की व्यवस्था उनको दान आदि से ही मिलती थी। तो उनका भी एक तरह से जीविका दूसरों पर ही आश्रित होती है। तो ये उनकी शब्द का थोड़ा सा मैंने मेरे हिसाब से विश्लेषण किया, बट फिलहाल हम इसको एक जीविका संपन्नता को ही मुख्य मानते हुए आगे बढ़ते हैं कि कथावाचक होते हैं और जीविका संपन्न होते हैं या नहीं होते। मतलब कथा करने में तो है, बट उनको भोजन पूरा नहीं मिल पाता है या मिल पाता है। इस तरह से चार विकल्प बन जाएंगे। मतलब ऐसा उस समय ऐसा माना जाता था कि जो कथावाचक होता है उससे भोजन आराम से मिल जाएगा। भाई वो कहीं जाएगा, कथा करेगा, तो उसको खाना मिलना ईजी है, लेकिन जो कथावाचक भी नहीं है तो उसको खाना कैसे मिलेगा। तो उसमें ये बताया गया कि जो इस चीज में एक्सपर्ट नहीं होता है फिर भी उसको मिल भी सकता है, अच्छा खाना भी मिल जाए या न भी मिले, दोनों बातें हो सकती है। तो इस आधार पर ये चार विकल्प बने हैं। इसके बाद है वृक्ष विकर्ण पद। थोड़ा सा ये क्लियर नहीं है, बट मैं पढ़ लेता हूँ उसको जितना मुझे समझ में आ रहा है। सूत्र संख्या 529 है। वृक्ष की विक्रिया चार प्रकार की होती है। तो जैसे विक्रिया का वैसे अर्थ होता है बैक्टीरिया शरीर बनाने का जो प्रोसेस होते हैं, बट वृक्ष के रूप में इसलिए किया गया है कि ये भी रूप बनता ही है। जैसे एक पहले ओरिजिनल एक बीज होता है, फिर उस बीज से ही धीरे धीरे पौधा पूरा डेवलप होता है, फिर पेड़ का रूप ले लेता है। तो जहाँ रूप बदल रहा है तो वो भी एक तरह से उसको भी विक्रिया ही कह दिया गया है यहाँ पर। तो वृक्ष की विक्रिया का मतलब हो गया कि जब वृक्ष बड़ा होता है तो उसमें क्या क्या रूप बनते हैं। तो उसके चार रूप बताए गए हैं। एक है प्रवाल के रूप में, दूसरा पत्र के रूप में, पुष्प के रूप में और फल के रूप में। तो ये चार चीजें बन जाती हैं। प्रवाल का मतलब होता है कोंपल। जो कोंपल शब्द शायद सुना होगा आपने, मतलब एक जो नई नई कोंपल फूटती है पेड़ों में। ऐसे बोल सकते हैं जैसे जहां से वो पेड़ बनना शुरू होता है ना, तो वो जो स्टार्टिंग का जो कच्ची कली या कच्चा पत्ता, उस टाइप की चीज को कोंपल बोलते हैं। तो ये चार रूप इसके बताए गए हैं वृक्ष से। विक्रिया शब्द यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है। विक्रिया चार प्रकार की है। इसके बाद है वादी संवसरण पद। अब ये वादी का मतलब क्या होता है? वाद करने वाला। आजकल इतना नहीं चलता है, पहले एक सिस्टम चलता था, वाद विवाद की एक परंपरा थी। लोग अपने अपने मत रखते थे और एक दूसरे को हराते थे। मतलब ये एक बहुत बड़ा बड़े स्तर पर चलता था, बहुत पॉपुलर चीज थी। कि जैसे मान लीजिए एक संप्रदाय का व्यक्ति या उसके कोई हेड या उनमें जो पढ़े लिखे कोई उसका प्रवक्ता, वो आए, वो अपनी बात कहते हैं, फिर दूसरी मतलब दूसरे मत वाले व्यक्ति, वहां पर मत भेद होना जरूरी है। मतलब दो तेरापंथी आपस में सेम मान्यता वाले बैठ के क्या बात करेंगे, वो तो दोनों एक ही बात को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जहां पर मतभेद हो, हमारी ओपिनियन और दूसरे की ओपिनियन अलग है, वहां पर वाद होता है कि मैं कुछ बात बोलूं, सामने वाला कुछ और बोले। तो इस तरह से जहां पर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं अलग अलग टाइप के, बेस्ड ऑन जो फिलोसॉफी होती है धार्मिक सिद्धांतों पर, तो उस समय में संभवतः भगवान महावीर के समय में ये चार वाद बहुत अधिक प्रचलित थे। क्रियावाद, अक्रियावाद, अज्ञानवाद और विनयवाद। तो इनको मानने वाले, इनके जो फॉलोअर्स थे ना, उन सबके अपने अपने मत थे और चारों थोड़े डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मत थे। अभी हम इसकी डीप में तो नहीं जाएंगे, चार वाद क्या क्या थे, किसकी क्या मान्यता थी, काफी गहरा विषय है। बट इतना सा समझ लेते हैं कि ये चारों जो ओपिनियंस थी वो अलग अलग टाइप की थी और उस समय ये उपलब्ध थी। और अब इसमें आगम में जिस रूप में इसको प्रेजेंट किया गया है, तो ऐसा लग रहा है मानो ये शाश्वत है, सब जगह ये ऐसी चीजें होती है कि चार तरह के ओपिनियन वाले व्यक्ति होते हैं। तो वो जो चार वाद है वो क्रियावाद, अक्रियावाद, अज्ञानवाद और विनयवाद है। और वादी मतलब उनको मानने वाले, जो उस पर वाद करते हैं वो वादी। तो क्रियावादी मतलब जो क्रियावाद पर अपनी बात प्रस्तुत करते हैं, अक्रियावादी अक्रियावाद पर अपनी बात प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार से अज्ञानवादी और विनयवादी होते हैं। तो ये चार पहले बता दिए गए वादी कौन कौन से होते हैं। और उसके आगे एक बहुत महत्वपूर्ण बात अलग ही तरह से दी गई है कि नेरिकों के चार वादी संवत्सरण होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि नेरिकों में भी ऐसे संवत्सरण है, या संवत्सरण तो एक प्रतीक रूप है, बट
चार प्रकार के व्यक्ति, चार ओपिनियन के डिफरेंट पीपुल वहां भी होते हैं, वहां के जीवों में भी चार ओपिनियंस होती है, कोई इस चीज को मानता है, कोई उसको मानता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जैसे हम इस दुनिया में देख रहे हैं ना, अलग अलग सिद्धांतों को मानने वाले लोग, वैसा सब जगह होता है, नरक में भी होता है। और यही बात अगेन असुर कुमार से स्तनित कुमार तक, और फिर उसके आगे विकलेंद्रिय तक छोड़ दिया गया है, बट उसके आगे वाले मतलब सभी संगी जीवों में ये बात होती है, जिनमें संज्ञा है, जो मन है, सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, वहां पर ये चार प्रकार की ओपिनियंस आ ही जाती है। ये बात यहाँ पे बताई गई है। उसके आगे है मेघ पद। मेघ मतलब बादल, और बादलों के बारे में अब देखिए बहुत सी चीजों के उदाहरण आए थे, इससे पहले अलग अलग उदाहरण थे, अभी मेघ का उदाहरण है। मतलब बादलों के द्वारा पुरुषों को समझाया जा रहा है, अगेन पुरुषों में क्या डिफरेंसेज होते हैं। तो जैसे एक बात होती है कि मेघ कुछ गरजने वाले होते हैं, कुछ बरसने वाले होते हैं। इससे संबंधित कुछ एक मुहावरा भी फेमस है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो दोनों बात हो सकती है, यहाँ पर आगम में क्लियर लिखा है, गरजने वाले बरसने वाले भी हो सकते हैं, दोनों चीजें एक ही बादल में हो सकती है। कुछ ऐसे भी हो सकती है जो बरसते तो है, गरजते नहीं है, मतलब साइलेंटली अपना काम करते हैं। और कुछ गरजते तो है लेकिन बरसते नहीं है, मतलब खाली अपनी बात ही करते हैं। और कुछ न गरजते हैं न बरसते हैं। अब इसी प्रकार से चार पुरुष भी हो जाते हैं। गरजने वाले मतलब जो अपना शो ज्यादा करते हैं कि भाई मुझ में ये है वो है। और बरसने वाले जो एक्चुअली कार्य करने में विश्वास करते हैं, जो कार्य करते रहते हैं। तो कुछ व्यक्ति अपने कार्यों का बखान भी करते हैं और कार्य भी करते हैं, कुछ खाली बखान करते हैं, कार्य नहीं करते हैं। और कुछ न बखान करते हैं न कार्य करते हैं। ऐसे मतलब चार विकल्प बन गए गरजने और बरसने से। उसके आगे है गरजने के साथ अब चमकने वाली बात दे दी है कि गरजने वाले होते हैं और चमकने वाले नहीं होते हैं, या होते हैं, मतलब चार विकल्प बन जाएंगे। तो जैसे मेघ होते हैं वैसे ही पुरुष भी होते हैं। तो पुरुष कुछ तो खाली गरजते हैं, कुछ एक्चुअल शाइन भी करते हैं, कुछ कर दिखाते हैं, और कुछ खाली बातें करते रह जाते हैं। यहाँ हम चमकने से मतलब पॉपुलर होने से लगा सकते हैं, गरजने से मतलब खाली जो बात करता है, शो ऑफ करता है। इस तरह से इन दो अर्थों से ये चार विकल्प बनाए जा सकते हैं पुरुषों के संबंध में। उसके आगे 535 सूत्र में बरसने और चमकने का कंपैरिजन किया गया है। तो वही बात पुरुषों में भी लागू हो जाएगी। तो एक तो बरसना मतलब समझ लीजिए कार्य करना। हम तीनों शब्दों का फिर से अर्थ समझ लेते हैं कि गरजना मतलब हो गया शो ऑफ करना, बरसना मतलब कार्य करना, और चमकना मतलब पॉपुलर होना। तो अब यहाँ पर दो बातें आ गई, बरसना और चमकना। इस आधार पर पुरुषों के भी चार प्रकार हो जाएंगे। अब मेघ का एक और उदाहरण है कि कुछ मेघ समय पर बरसने वाले होते हैं और असमय में बरसने वाले नहीं होते हैं। मतलब समय पे बरसना या असमय पर बरसना, इन दो बातों के आधार पर दोनों यस है, प्रथम यस है, दूसरा नो है, या प्रथम नो दूसरा यस, या दोनों नो। इस तरह से चार विकल्प हुए। और यही बात पुरुषों के संबंध में भी है कि समय पर बरसते हैं या असमय में बरसते हैं। मतलब कोई बात कहने का भी एक समय होता है। आप कभी भी कोई चीज कर लो तो उसका रिजल्ट ही नहीं निकले तो फायदा नहीं है। सही मौके पर कोई कार्य करना होता है, कोई बात भी करनी होती है तो सही मौके पे करनी चाहिए। उसके बाद अगेन बादलों के चार प्रकार, मेघ चार प्रकार के। कुछ मेघ उपजाऊ भूमि पर बरसते हैं और कुछ ऊसर भूमि पर। ऊसर का मतलब जो उपजाऊ न हो। तो ये दो बातों के आधार पर चार विकल्प। और फिर पुरुषों के संबंध में भी कि कहाँ पर, मतलब अब बरस भी रहे हो, काम भी कर रहे हो, लेकिन जहां उसकी उपयोगिता है वहां काम करे तब तो कुछ फायदा है। अब मान लीजिए कोई अभवी व्यक्तियों के बीच में प्रवचन करें तो उसका क्या फायदा होगा। इवन तीर्थंकर के संवसरण में भी कोई अभवी जीव नहीं पहुंचता है। मतलब तीर्थंकर केवल भवी जीवों को ही अपना प्रवचन सुनाते हैं क्योंकि वो उपजाऊ भूमि है। और जो अभवी जीव है वो तो ऊसर भूमि है, वहां पर कुछ बोलने से फायदा नहीं। ये तो एक उदाहरण था, ऐसे कई कार्यों में हम देख सकते हैं कि सही मौके पर सही जगह पर कार्य हो रहा है या अनावश्यक एफर्ट हमारे वेस्ट हो रहे हैं। उसके आगे है अम्बा पितृपद। कुछ मेघ धान्य को उत्पन्न करने वाले होते हैं, कोई उसका निर्माण करने वाले होते हैं। तो एक तो धान्य को पैदा करना और एक उसका निर्माण करना। तो आजकल तो ये चीज बहुत कॉमन हो गई है, मतलब कितनी ही आर्टिफिशियल चीजें मिलती है खाने में जिसका निर्माण किया जाता है।
और कुछ पैदा होती है नेचुरली। तो अब इसमें उदाहरण माता पिता से आया है। यहाँ ऊपर जो पद का नाम है अम्बा पितृ, अम्बा मतलब माँ और पितृ मतलब पिता। तो माता पिताओं के 4 प्रकार बताए गए हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो संतान को उत्पन्न करने वाले हैं और कुछ उसका निर्माण करते हैं या निर्माण नहीं करते। मतलब उत्पन्न करना एक कार्य है और उसका निर्माण करना मतलब उसका अच्छा पालन पोषण करना, उससे काबिल बनाना, ये दूसरा कार्य है। तो इन दोनों ऑप्शन के आधार पर 4 विकल्प हो जाते हैं कि भी उत्पन्न भी किया, निर्माण भी किया। अब जैसे कोई व्यक्ति समझो बच्चों को गोद ले ले, तो गोद लिया तो उसने उत्पन्न नहीं किया लेकिन निर्माण तो किया, पाला पोसा, उसको काबिल बनाया, तो वो पार्ट हो जाता है। तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, मतलब उत्पन्न करने वाला निर्माण भी कर सकता है, या केवल उत्पन्न कर ले निर्माण न करे, या केवल निर्माण करे उत्पन्न न करे, या कुछ ऐसे भी होंगे जो न उत्पन्न करते हैं और न निर्माण करते हैं। उसके बाद राजपद, ये एग्जाम्पल सारे मेघ के ही चल रहे हैं, उसमें भी अलग अलग पद आ गए हैं। तो अब इस पद में मेघ 4 प्रकार के एक देश में बरसते हैं या सब देशों में, इस आधार पर 4 विकल्प हैं। फिर यही बात राजा के संबंध में है कि वो एक देश का अधिपति है या सब देशों का अधिपति है। अब ऐसे आजकल तो हम देखते हैं कि कोई भी राजा एक ही देश का अधिपति होते हैं। वर्तमान जो व्यवस्था है ना, उसमें जैसे इंडिया का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति वो इंडिया का ही है, वो पाकिस्तान का नहीं होगा। लेकिन पहले ऐसी व्यवस्था थी, जैसे चक्रवर्ती वो अनेक राज्यों के अधिपति होते थे, लेकिन इंडिविजुअल राजा भी होते थे उस एरिया के। तो उस तरह की व्यवस्था भी हो सकती है। तो कोई राजा सब देशों का अधिपति है, एक देश का, इस आधार पर 4 विकल्प बनते हैं। उसके आगे है मेघ के 4 प्रकार। इसमें 4 जो प्रकार है वो उनकी कैपेसिटी के आधार पर है कि एक बार जो वर्षा हो जाती है उन बादलों से, तो कितने समय तक वो भूमि उपजाऊ बनी रहती है। तो पहला प्रकार है पुष्कल संवर्त। इसमें इस प्रकार के जो मेघ होते हैं वो अभी तो हम आज शायद कल्पना ही कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में तो हमें जो चौथा कैटेगरी जिम कैटेगरी के मेघ है वही मिलते हैं और उसी से वर्षा हो रही है। बट ये पहले हम समझते हैं क्या है कि प्रथम कैटेगरी जो है पुष्कल संवर्त, इसमें अगर उस मेघ से वर्षा हो गई तो एक बार जो वर्षा हुई उससे 10,000 साल तक पृथ्वी स्निग्ध रहती है। मतलब उतना इफेक्टिव, एक बार बारिश हुई तो 10,000 ईयर्स तक उसकी पूर्ति हो गई। उसके बाद में दूसरा जो है प्रद्युम्न, उसमें ये भी महामेघ है। इसमें जब अगर एक वर्षा हो जाए तो 1,000 साल तक पृथ्वी स्निग्ध रहती है, मतलब पृथ्वी गीली रहेगी, सूखा नहीं पड़ेगा वहां पर। फिर जीमूत महामेघ में एक वर्षा से 10 वर्ष तक पृथ्वी स्निग्ध रहती है। और फिर जिम्ह महामेघ अनेक बार बरसकर, बहुत बार बारिश होगी तब जाकर के 1 साल तक पृथ्वी स्निग्ध रहती है। जैसे वर्तमान में ऐसे ही होता है, एक बार बारिश नहीं कई बार होती है, पूरा चौमासा बारिश चलती रहती है और तब जाकर के पूरे 1 साल की पूर्ति हो पाती है। वो भी कभी कभी पूरी नहीं हो पाती है। आचार्य पद, करंडक 4 प्रकार के होते हैं। करंडक मतलब एक पात्र समझ लीजिए, एक मतलब कोई ऐसी पेटी या कोई पर्स जैसा समझ लीजिए जिसमें कुछ सामग्री रखी जाती है। तो वो 4 बॉक्सेज है जिनमें कुछ सामान रहता है, उनका वर्णन किया गया। करंडक शब्द का वो अर्थ है, और फिर उनका कंपैरिजन आचार्यों से किया गया है। तो प्रथम प्रकार है श्वपाक। श्वपाक चांडाल का करंडक होता है, मतलब जो चांडाल के पास में सामान रखने का स्टोर जैसा कुछ एक पेटी होगी, तो उसमें वो क्या सामान रखेगा, कुछ खास नहीं रखता है, मतलब कुछ बिल्कुल मतलब असार चीजें रहेगी, कोई सार की बात नहीं उनमें। फिर दूसरा होता है वेश्या करंडक। इसमें थोड़ा उससे बेटर चीजें होती है, इसमें मतलब कुछ गहने आभूषण आदि चीजें रखी जाती है, बट वो लाख ऐसे आती है ना, लाख की चूड़ियां आती है जिसमें पहले अंदर पूरा लाख रहता है मेन और बाहर फिर सोना लगा दिया जाता है। तो दिखने में तो एकदम स्वर्ण है, बट थोड़े सस्ते पड़ते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें गोल्ड नहीं लगता है। पहले के जमाने में इस तरह के आभूषण बहुत बनते थे। तो ये वैश्या करंडक में इस तरह की चीजें रहती हैं। और तीसरा जो गृहपति करंडक है, इसमें अच्छी अच्छी चीजें, मतलब सोने के आभूषण, इस तरह के प्रॉपर सोने के आभूषण, जैसे आजकल हमारे घरों में जिस तरह की चीजें मिलती है ना, कीमती सामान, वो प्रकार उस तरह के सामान रखने का ये एक पेटी मान लेते हैं। और फिर एक राज करंडक होती है, मतलब जो राजा महाराजा की होती है, उसमें तो बेशकीमती रत्न होते हैं। तो कैटेगरी वाइज देखें तो पहले से चौथे में बढ़ रहे हैं ना, तो उनका लेवल बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार से आचार्यों की भी बात बताई गई है। आचार्य भी श्वेपाक करंडक, वैश्या करंडक, गृहपति और राज करंडक के समान होते हैं।
मतलब ये हुआ कि उनमें जो क्वालिटीज है वो कैसी है, किसी में कम होती है, किसी में अधिक होती है, आचार्य आचार्यों में भी अंतर हो सकता है, उस आधार पर ये वर्गीकरण है। उसके आगे हैं वृक्ष। 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो शाल जाति के होते हैं और शाल पर्याय विस्तृत छाया वाले होते हैं। कुछ वृक्ष शाल जाति के होते हैं, वे एरंड पर्याय अल्प छाया वाले होते हैं। मतलब जाति उनकी अच्छी है लेकिन छाया अधिक दे रहे हैं या कम दे रहे हैं, इस आधार पर 4 वर्गीकरण है। और वही बात आचार्यों के लिए भी है। तो कुछ आचार्य जातिमान तो होते हैं और साथ में ज्ञान, क्रिया, प्रभाव आदि से संपन्न भी होते हैं। तो इन 2 बातों के आधार पर 4 विकल्प आचार्यों के लिए भी हो जाते हैं। फिर एक सूत्र है जिसमें वृक्ष, कुछ वृक्ष शाल होते हैं, वे शाल परिवार के होते हैं, शाल वृक्षों से घिरे होते हैं। अब दूसरी कैटेगरी में क्या है कि शाल होते हैं लेकिन वो एरंड परिवार से घिरे होते हैं। तो यहाँ आचार्यों की तुलना उनके शिष्यों से की गई है। मतलब आचार्य कैसे हैं, आचार्य उत्तम कोटि के हैं और उनके शिष्य कैसे हैं, वो भी उत्तम कोटि के हैं या वो थोड़े ऐसे ही है, मतलब नॉर्मल है। और कभी कभी आचार्य नॉर्मल होते हैं, उनके शिष्य अच्छे होते हैं। ऐसे 4 विकल्प बन जाते हैं शिष्यों के लिए, आचार्य और शिष्यों के लिए भी। फिर इसका अगेन एक संग्रहणी गाथा में फिर से एक उसका सारांश है कि जैसे साल वृक्ष से गिरा हुआ है तो वह आचार्य स्वयं सुंदर होते हैं और उनका परिवार मतलब उनके जो शिष्य संपदा है वो भी सुंदर होती है। यहाँ सुंदरता की बात है। और कहीं पर आचार्य सुंदर है, कहीं पर शिष्य सुंदर है, ऐसे 4 विकल्प हो जाएंगे। उसके आगे भिक्षाक पद। मत्स्य 4 प्रकार के होते हैं। अनुस्रोतचारी मतलब जैसे पानी बह रहा है उसी दिशा में बहने वाले। प्रतिस्रोतचारी मतलब पानी जैसे बहता है उसकी अपोजिट दिशा में। वो बहुत टफ काम होता है, पानी के अपोजिट दिशा में चल पाना इतना आसान नहीं है, पर कुछ होते हैं। मत्स्य मतलब मछलियां। फिर अंतचारी जो किनारों पर चलते हैं और मध्यचारी जो बीच में चलते हैं। अब यही बातें भिक्षुओं के लिए हैं। तो भिक्षुक भी इसी प्रकार के होते हैं, अनुस्रोतचारी भी होते हैं, प्रतिस्रोतचारी भी होते हैं, अंतचारी भी होते हैं, मध्यचारी भी होते हैं। अब है गोल पद। तो गोला होता है, जैसे कोई भी अलग अलग मटेरियल के गोलों का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है और उससे फिर पुरुषों की तुलना की गई है। तो यहाँ भी प्रथम से अंतिम की तरफ जब जाएंगे, पहले से चौथे की तरफ, तो पहले वाला एकदम सिंपल है और फिर उसकी क्वालिटी बढ़ती जा रही है। तो क्वालिटी में यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। मधु सिक्त मतलब मोम का गोला। फिर जतु यानी लाख का गोला, दारू यानी काष्ठ का गोला, लकड़ी का, और मृत्तिका मतलब मिट्टी का गोला। तो ये 4 जो गोले हैं ना, इनकी मजबूती कैसे होती है। मोम का गोला तो बाहर कहीं सूर्य में भी रख दिया तो सूर्य की रोशनी में ही पिघल जाएगा। फिर लाख का गोला थोड़ी सी गर्मी से वो पिघल सकता है, और काष्ठ का गोला को जलाने पर वो जल जाता है। लेकिन मिट्टी का गोला तो उसको कितना भी जलाओ न तो वो जलता है और मजबूत बन जाता है। तो इसी प्रकार से ये जो कंपैरिजन है वो पुरुषों के लिए भी किए गए हैं कि कोई पुरुष कितने मजबूत होते हैं। मतलब जैसे कोई बात मान लीजिए, कोई महाराज के गए, साधु संतों के वहां गए और कोई मुनिश्री ने उनको कोई बात समझाई। तो 4 व्यक्ति गए, मान लीजिए हम चार चार एग्जांपल ले लेते चारों के। तो पहला व्यक्ति वो बाहर आते ही किसी ने बोला, अरे क्या तुम इतना टाइम पास करते हो, ये सब फालतू टाइम नहीं आने का, घर पे रहो आराम से दुकान पे बैठो, इनकम इनकम पे ध्यान दो, ये सब से कुछ होता नहीं है, ये सब फालतू काम है, रिटायरमेंट के टाइम पे आने का यहाँ पे बस। तो वो समझ गए, वो उसने सोचा हाँ ठीक बात बोल रहा है, वो पिघल गया। मतलब मोम का गोला था, पिघल गया, तुरंत पिघल गया। तो उसने धर्म का रास्ता छोड़ दिया। फिर जो दूसरा व्यक्ति था लाख का गोला वाली कैटेगरी का, वो क्या करता है, वो नहीं नहीं चलो वहां से, तो एक बार वो निकल गया, घर आया, घर पे उसके माता पिता ने बोला तो अभी इतना टाइम वाम इधर वेस्ट मत कर, भी घर घर भी संभालना है। तो फिर वो उनकी बात में आकर के फिर छोड़ दिया। फिर तीसरी कैटेगरी वाले ने वहां तक हिम्मत रखी। फिर उसकी पत्नी ने उसको बोला कि तुम ऐसा करोगे तो मैं तो मर जाऊंगी, तुम ये धर्म वरम का रास्ता छोड़ो, इतना टाइम इधर देते हो, घर में ध्यान दो, कमाई पे ध्यान दो, नहीं तो, मतलब उसने उसको धमकी दी तो वो डर गया। फिर चौथा प्रकार का गोला वो होता है जो बिल्कुल दृढ़ रहता है, नहीं भाई धर्म में तो तुम मुझे कुछ भी बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ा, मुझे मेरे सामायिक करनी मैं करूंगा, तुम्हें जो समझना है समझो। तो इस तरह से मतलब हम कितने दृढ़ है धर्म में या किसी भी कार्य में, उस आधार पर ये पुरुषों का कंपैरिजन है। ये थोड़ा सा मैंने डिटेल में बताया क्योंकि आगे ऐसे बहुत सारे सूत्र है, तो हमें बस आगे वाले सूत्र थोड़ा फास्टली करेंगे, ये समझते हुए कि पहली कैटेगरी एकदम कमजोर वाली है और उसके आगे धीरे धीरे दृढ़ दृढ़तर दृढ़तम हो जाती है।
उसके बाद पुनः 4 प्रकार के गोले हैं, लोहा, रांगा, तांबा और शीशा। तो लोहा मतलब वही बात है, लोहे के गोले से धीरे-धीरे जैसे जाएँगे वो उसका हेवीनेस है, मतलब कौन ज़्यादा भारी होता है, शीशे का गोला और ज़्यादा भारी होता है। तो उनकी क्वालिटी मतलब बेटर हो रही, तो वैसे ही सेम बात पुरुषों के लिए भी है। उसके बाद फिर 4 प्रकार के गोले बताए गए हैं, हिरण्य, सुवर्ण, हिरण्य मतलब चांदी, सुवर्ण मतलब सोना, फिर रत्न और वज्र रत्न मतलब रत्नों में भी एकदम जो भारी वाला रत्न होता है, जो बहुत ज़्यादा घनत्व वाला होता है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, जो ज्वेलरी का काम करते हैं, जो रत्न आदि का करते हैं, वो समझ सकते हैं कि कैसे क्वालिटी, जिनकी क्वालिटी हाई होती है, वो रत्न थोड़े से हेवी रहते हैं, मतलब अंदर से एकदम ठोस होते हैं। तो यही सेम कंपैरिज़न पुरुषों के लिए भी है। उसके बाद है पत्र पद। पत्र फलक 4 प्रकार के होते हैं, मतलब पत्र मतलब जिसमें धार होती है, उसको कहते हैं पत्र। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। अस्सी पत्र मतलब तलवार, कर पत्र मतलब करोत यानी आरी होती है ना, जो इनके पास होती है कारपेंटर के पास। फिर एक होता है क्षूर पत्र, जो उस्तरा होता है, उस्तरे को कहते हैं क्षूर। और फिर लास्ट है कदम चिरिका पत्र, मतलब जो तीखी नोक वाली घास होती है ना, तो अब इसमें क्वालिटी में तलवार बहुत मजबूत है, यहाँ पे उल्टा है, मतलब फर्स्ट वाली हाई क्वालिटी, नीचे वाली धीरे-धीरे कम हो रही है। तो इनका टास्क ये है भी, किसी को छेदना है तो तलवार तुरंत छेद देती है। करोत से है ना थोड़ा 2, 4, 5 बार मतलब ऐसे करना पड़ेगा तब छेदेंगे, और छुरे से तो हल्की-फुल्की चीजें, बाल आदि काटे जा सकते हैं। और कदम चिरिका पत्र से तो बस खाली बोलने के लिए, वो तीखी घास से कोई किसी को हम चीर थोड़ी सकते हैं। तो इस तरह से ये 4 क्वालिटी है, और फिर इनका कंपैरिजन पुरुषों से है। अब यहाँ पर चीरना किसको है, पुरुष किसको चीरते हैं, स्नेह पाश को, मतलब स्नेह बंधन में जो बंधे हुए हैं, मोह कर्म से बंधे हैं, उसको छेदना है। तो कुछ पुरुष जो एकदम स्ट्रांग होते हैं, वो 80 पत्र के समान मतलब तुरंत छेद देते हैं कि भाई बस मुझे करना है, मुझे दीक्षा लेनी है, तुरंत डिसीजन लिया और पर स्ट्रांग रह करके ले लेते हैं। और कुछ है ना, बार बार उनको समझाना पड़ता है, तब जाकर के उनकी वैराग्य भावना जग पाती है, या इस मोह से मुक्त हो पाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं शूर पत्र के समान, जो मतलब थोड़ा बहुत मोह कम कर पाते हैं, पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं। और हम में से शायद अधिकांश व्यक्ति, मुझे लगता है, तीसरी कैटेगरी वाले होंगे, कुछ पहली दूसरी वाले भी हो सकते हैं, बट ऐसा मुझे लगता है। और चौथा है कदम चीरी का पत्र, जो इच्छा रखते हैं बट मोह को कम नहीं कर पाते हैं। एक दो सूत्र और ले लेते हैं। कट चटाई को बोलते हैं, ये 4 प्रकार की है। इसमें अगेन पहले से चौथी में क्वालिटी बढ़ रही है चटाई की, मतलब चटाई का मतलब जिस पर जिसे बिछाकर हम बैठते हैं वो। तो एक तो घास से बनी होती है, एक बांस के टुकड़ों से बनती है, फिर एक चमड़े से बनती है, और एक कंबल कट, ये एकदम हाई क्वालिटी वाली चटाई है। एग्जैक्ट मीनिंग तो मुझे भी नहीं पता है, बट कुछ उसमें जो लेवल दिख रहा है उससे लगता है ये थोड़ा और हाई क्वालिटी है। अब उसमें पुरुषों का कैसे होता है कि प्रथम प्रकार के अल्प प्रतिबंध वाले हैं, फिर बहु प्रतिबंध, फिर तीसरे वाले बहुतर प्रतिबंध, और कंबल कट के समान वाले बहुतम प्रतिबंध वाले हैं। तो वही 4, मतलब मजबूती समझ लीजिए, कैसे भी कंपेयर कर सकते हैं पुरुषों को भी। तो ये 4 कैटेगरी हो गई है। उसके आगे तिर्यक पद है, जिसमें पहले तो चतुष्पद जानवर के 4 प्रकार बताए गए हैं। एक खुर वाले घोड़े गधे आदि, 2 खुर वाले गाय भैंस आदि, गंडी पद स्वर्णकार की अहरन की तरह गोल पैर वाले हाथी ऊंट जैसे, और सनक पद आदि सिंह कुत्ते आदि। तो वैसे ये बात जीव जीव पुस्तक में भी आती है। और अगला जो सूत्र है, पक्षी के 4 प्रकार, वो भी जीव जीव पुस्तक में शायद प्रथम 2-3 चैप्टर में ही कहीं है। पक्षी के जो 4 प्रकार है, उसमें एक तो चर्म पक्षी होते हैं, जिसके पंख चमड़े के होते हैं जैसे चमगादड़, और एक रोम पक्षी होते हैं जो रोएदार होते हैं, वो ज्यादातर दूसरे सब पक्षी उसी कैटेगरी में आते हैं जो हमारे सामने हैं। और अंतिम 2 प्रकार जो है, एक तो है समुद्र, यहाँ पे समुद्र शब्द नहीं है, जीवोजीव में शायद मिसप्रिंट होकर समुद्र हुआ, तो मैं भी काफी वर्षों तक उसको समुद्र समझता था। बाद में कभी मुझे मंजू जी नाटा ने ये बात बताई थी, ये शब्द एक्चुअली मिसप्रिंट है, एक्चुअली शब्द समुद्र होता है जो आगम में आता है। तो यहाँ आगम में ये शब्द साक्षात पढ़ भी लिया। तो ये कैटेगरी के पक्षी ऐसे होते हैं जिनके पंख पेटी की तरह खुलते और बंद होते हैं, मतलब एक साथ पूरा खुलता है बंद हो जाता है। तो ये अभी हमारे सामने नहीं है, ये कहीं और जम्बू द्वीप से दूर, अड़ाई द्वीप से भी दूर कहीं और द्वीपों में रहते होंगे। बट ये समुद्र नहीं है, मतलब समुद्र में रहने वाले पक्षी नहीं है। ये बात थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग हमें क्लियर करनी चाहिए। फिर एक वितत पक्षी होता है जिनके पंख सदा खुले रहते हैं, ये भी वैसे ही है समुद्र पक्षी के जैसे, कहीं अन्य द्वीपों में रहते हैं, मतलब अड़ाई द्वीप के बाहर। उसके बाद क्षुद्र प्राणी 4 प्रकार के होते हैं, द्विन्द्रिय, त्रिन्द्रिय, चतुरेन्द्रिय और सम्मूर्छम पंचेंद्रिय। मतलब ये ऐसे है जो थोड़े लो कैटेगरी के। क्षुद्र का मतलब होता है छोटा,
तो जो छोटे हैं, जो निम्न कैटेगरी के हैं, उनमें द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय के साथ समुच्चयम पंचेंद्रिय को भी लिया गया। बाकी जो संघी पंचेंद्रिय वो थोड़े उच्च कोटि के हैं, तो वो इसमें नहीं आते हैं। समय हो रहा है, अभी हम भिक्षाक पद आई थिंक अभी कल पे ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कोई जिज्ञासा नहीं होगी तो हम पुनः थोड़ा कुछ आगे ले सकते हैं। जिज्ञासाएं आमंत्रित है। सर अभी वो जो पढ़ा उसमें एक केंद्रीय भी तो हो सकता था ना? देखिए, ये भी अपेक्षा वाली बात ही है। मतलब एकेंद्रीय को तो विकलेंद्रीय में भी नहीं माना गया है। मतलब वो इतना एक ऐसी कैटेगरी होती है ना जो कंपैरिजन योग्य भी नहीं है। और हमने संख्या के संबंध में भी पढ़ा कि एक को तो संख्या भी नहीं मानते, संख्या भी 2 से शुरू होती है। तो एकेंद्रीय बहुत ही लो कैटेगरी में होने से उनको उस कैटेगरी के साथ रखा ही नहीं है। और जैसे हम विकलेंद्रीय वाला एग्जांपल ले ले भी, एकेंद्रीय को विकलेंद्रीय में भी नहीं लिया गया, उसी तरह से हम इसको भी समझ सकते हैं। ये अपेक्षा वाली बात ही होती है, किसी अपेक्षा से एकेंद्रीय को यहाँ नहीं लिया गया है। ठीक है सर, कृतज्ञ सर। हाँ प्रभा जी बोलिए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। कल का एक रहा था ना कि नरक में आहार के संदर्भ में। हाँ, वो अभी पेंडिंग रखा है मैंने। एक कुछ और सूत्र भी थे उसके साथ ही, एक पूरा दिन उन सूत्रों पे ही जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ एक बार सारे सूत्र जब हो जाए तब उसके साथ ये कर ले। नरक वाला तो मुझे नहीं समझ में आया था, वो अभी मैंने होल्ड रखा है। और कुछ बातें जैसे मैं भी उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ, तो आप भी प्रयास करें कहीं और से अगर उत्तर मिलता है। बीच में एक और क्वेरी चंदा जी कोठारी की भी आई थी, तो उन्होंने भी मुझसे प्रश्न किया, मैं नहीं उत्तर दे पाया, तो उन्होंने तत्व चर्चा ग्रुप में भी पूछने का प्रयास किया था। तो आप भी कोशिश करिए कि हम सब मिल करके अध्ययन कर रहे हैं। मुझे जितना ज्ञान है मैं अपनी तरफ से कुछ कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ प्रश्न शायद अनुत्तरित रह जाएंगे, तो हम और कहीं से ढूंढते रहेंगे। और ये सब रिसर्च बेस्ड चीजें होती है, हमें अध्ययन करते रहना होगा। तो मैं प्रयास करूंगा, मैंने नोट कर रखा है। नरक के आहार वाली बात को भी हम थोड़ा समझेंगे कि वहां आहार किस अपेक्षा से दिया गया है, वो बात थोड़ा सा समझना है, फिर हम उसका एनालिसिस करेंगे। और बाकी कुछ सूत्र भी अभी पेंडिंग है, वो भी सारे मैंने नोट तो कर रखे हैं, तो उसे भी देखेंगे। जी सर, थैंक यू सर। पद्मा जी। जय जिनेन्द्र, मुझे ये सवाल पूछना था कि कब आगम को पढ़ सकते हैं? कोई टाइम लिमिट है कि सुबह कितने बजे पढ़ना है, कितने से कितने बजे तक? देखिए, 2 प्रकार के आगम होते हैं। कुछ आगम जो कालिक होते हैं उन्हें विशेष काल में ही पढ़ा जाता है, और वो काल ये होता है कि सूर्योदय से 1 प्रहर पूर्व और 1 प्रहर बाद में। सिमिलरली सूर्यास्त से 1 प्रहर पूर्व और 1 प्रहर बाद में। ये 4 प्रहर मतलब 50% ऑफ टाइम हो गया, 24 घंटे में से 12 घंटे जैसा लगभग। तो उतने समय में कालिक आगम पढ़े जा सकते हैं, उत्कालिक आगम कभी भी पढ़े जा सकते हैं। ये तो हो गया बेसिक रूल। अब दूसरी बात, यहाँ पर जो आप बात करें आगम की, तो हम जो पढ़ रहे हैं वो तो हम आगम पढ़ ही नहीं रहे, हम तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए तो कोई रूल एप्लीकेबल ही नहीं है, हम कभी भी पढ़ सकते हैं। सर मैं पूछूं? जी। हाँ सर, आज के सूत्र में आया है ना कि वो नरक में समोसरण का वहां पे वादी होते हैं करके, तो कभी ये सुनने में तो नहीं आया सर। नरक में समोसरण होने से वहां पे वाद विवाद करेगा कौन? उनके पास टाइम है क्या? देखिए, ये जब मैंने इस पर जब मैं चर्चा करा तब मैंने भी कहा था ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। बट इसकी अपेक्षा हम अगर समझे तो मुझे ये समझ में आता है कि यहाँ मूल बात ये बताई गई है कि डिफरेंट ओपिनियन वाले पीपल सब जगह होते हैं। अच्छा, हाँ इस तरह ये से हम इसको समझते हैं। संवत्सरण का एक्चुअल रूप होना आवश्यक नहीं है। ओके। वो तो आप कहीं भी घर में भी बैठकर अगर आप 4 व्यक्ति बैठे हैं और अलग अलग ओपिनियन पे बात करें, डिस्कस करें, चर्चा करें, कोई अपनी बात पर अड़ा रहे कि नहीं ये सही है, दूसरा अलग लॉजिक दे, तो वो भी एक तरह से वादी संवत्सरण ही बन गया। तो ये तो कहीं भी हो सकता है। तो संवत्सरण का मतलब ये नहीं कि प्रॉपर एक वैसा पांडाल बनना चाहिए जैसे हमारे आचार्य श्री का होता है या तीर्थंकरों का होता था। ये एक प्रतीक रूप होता है। जहाँ 4 व्यक्ति मिल गए वही संवत्सरण हो गया, जहाँ चर्चा हो गई वो वादी हो गया। हाँ, ये थोड़ा कुछ सही बैठ रहा है, अदरवाइज ठीक है सर, कृतज्ञ सर। जी, चलिए और कोई जिज्ञासा अगर है तो
एक जिज्ञासा और ले लेते हैं, नहीं तो फिर आज के लिए इतना ही करेंगे, समय तो हो गया ऑलरेडी। और मैं एक बार और कहना चाहूंगा, जो बहुत अच्छी तरह से रुचिपूर्वक अध्ययन करते हैं आगम का, वो भी प्रयास करें। कहीं कोई और नई चीज मिलती है ना, हम मिलकर के रिसर्च करेंगे, नई नई बातें जानेंगे, किसी अपेक्षा को समझेंगे, और आगम की सब बातों को हम समझ पाए ये भी आवश्यक नहीं। कितनी ही बातें अनुत्तरित रह जाती, कितनी बातें कंफ्यूजिंग होती है, और इसी आधार पर तो संप्रदाय बन गए हैं अलग अलग। कोई किसको किस रूप में लेता है, किस अपेक्षा से क्या समझता है, और ये अपेक्षा से समझना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि कई बार हम एकांत दृष्टि से कोई बात को पकड़ लेते हैं तो वो भी अधूरापन है। तो अनेकांतवाद हमारे भीतर आए, और हम इसको जब स्टडी करें, इसको बार बार पढ़े, समझे, चिंतन करें, डिस्कस करें, और उसकी नई नई खोज करते रहेंगे, तब जाकर के कुछ सार्थकता हासिल होगी। नहीं तो खाली एक बुक रीडिंग तो एक छोटा सा पार्ट जैसा हो जाएगा। और वैसे तो अभी महिला मंडल का जो आगम का मेन उद्देश्य, वो तो एक बार बुक रीडिंग जैसा ही रखा गया है। बट फिर भी हम प्रयास करें, जितना हमें अवसर मिले, जितना हम कर सके, वी शुड ट्राई, कुछ सीखें, समझे, और गहराई में जाने का प्रयास करें। और एक तरह से आगमों का दोहन हमें करना है, उसमें अंदर गोते लगाने हैं, ढूंढना है कुछ। तो ये बहुत कठिन कार्य है, इतना आसान नहीं है, बहुत प्रयास करना होगा। जितना हम कर सके उतना करने का एक सार्थक प्रयास हम कर सके तो बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, आई थिंक आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। सुचिता जी एंड कर सकते हैं। कविता जी ने एक हैंड रेज किया है, एक बार हाँ, अगर एक और जिज्ञासा ले लेते हैं, समय तो वैसे हो रहा है। हाँ कविता जी बोलिए। कविता जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, नरक में आप समावसरण के बाद वाद विवाद बोले थे, वो वाद, जय जिनेन्द्र, वो वाद विवाद कौन करता है उधर? अभी जस्ट मैंने वही बात बताई थी ना, मतलब जो वहां के जीव है, नेरियक जीव, उनकी डिफरेंट ओपिनियन होना ही एक तरह से वादी होना हो गया। ये चार जो वाद है ना, ये प्रतीक रूप समझ लीजिए, ये तो उस समय के वाद थे। बट मूल बात जो मुझे समझ में आ रही वो ये है कि डिफरेंट ओपिनियन वाले व्यक्ति हर जगह होते हैं, केवल नरक की बात नहीं, वो तो तिरेंच में भी बात बताई गई है। अब मान लीजिए चार कुत्ते भी सड़क पर है, तो वो भी आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं, तो कोई ना कोई उनमें भी वाद चल रहा है, वो हम नहीं समझ पा रहे हैं किन मैटर्स पे हो रहा है। तो वैसे ही नरक में भी होते हैं, वहां भी झगड़े चलते रहते हैं। तो वाद का मूल बात यही है कि डिफरेंट ओपिनियन होना, और उसके लिए आर्ग्यूमेंट करना, झगड़ना, और उस तरह से हम इसको समझेंगे वादी संवत्सरण को। तत्व के बारे में छोड़कर कोई भी वाद? जी, तत्व को छोड़कर कोई भी वाद हो रहा है उसको ले रहे हैं क्या? हाँ हाँ, देखिए तत्व भी हो सकता है, तत्व को छोड़ के भी कोई भी बात पर डिस्कशन हो सकता है, ओपिनियन। अब जैसे ये जो वाद वाली बात है, अगर आप इनको ये जो चार प्रकार के वाद है ना, इनको भी डिटेल में आप पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी फैक्टर्स है, केवल तत्व तो एक पार्ट है उनका। फिलोसॉफी की आप कोई भी बुक पढ़िए, भारतीय दर्शन पढ़ लीजिए, कोई भी दर्शन की बुक पढ़ेंगे ना, तो डिफरेंट डिफरेंट दर्शनों में अलग अलग मान्यताएं होती है। उसमें तत्व भी एक टॉपिक है कि तत्व के बारे में कौन कौन सा दर्शन क्या कहता है, ज्ञान के बारे में किसकी क्या ओपिनियन है, इस संसार के बारे में किसकी क्या ओपिनियन है। ऐसे अलग अलग ओपिनियंस होती है विभिन्न विषयों पर। कृतज्ञ। और मेरे को भी ग्रुप में नंबर डालती हूँ, मेरे को भी ग्रुप में ऐड करना है। मैं सुनती हूँ रोज इसका, कभी ये मिस हो गया था, मैं वापस यूट्यूब में भी सुन लेती हूँ, लेकिन ग्रुप में भी मेरा नंबर ऐड करो ना, मैं चैट में डाल देती हूँ। सुचिता जी आप हेल्प करेंगे उन्हें ग्रुप में ऐड करने के लिए? हाँ श्योर, मैं करवाती हूँ। रचना जी को नंबर सेंड कर, आप मुझे अगर नंबर बता, आप यहाँ पर चैट में डाल दीजिए, मैं करवाती हूँ। मैं डाल दी। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक्स। कृतज्ञ। जस्ट अ सेकेंड।